एवरीवन, वेलकम टू फन लर्न विद दीप्ति। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 13 एक्सपोनेंट्स एंड पावर। और ये किस क्लास के लिए है? ये क्लास 7th के लिए है। इसी का हमने एक और वीडियो बनाया हुआ है जो कि क्या है, इंग्लिश वर्जन है। तो अगर आपको वो देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप देख सकते हैं वहाँ से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं एक नंबर लिखूँ 4 3 0 0 0 0 0 0 0, क्या आप इसको रीड कर सकते हैं? ये रीड करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा नंबर है। अगर मैं और ज़ीरोज़ बढ़ा दूँ तो इसको रीड करना और भी डिफ़िकल्ट हो जाए। इतने बड़े नंबर्स को अगर हमें लिखना हो या फिर रीड करना हो या कंपेयर करना हो, बहुत ही डिफ़िकल्टी आती है। तो इसका कोई उपाय है क्या? इसका भी एक सॉल्यूशन है। क्या करते हैं हम लोग? एक्सपोनेंट को यूज़ करते हैं इतने बड़े नंबर्स या ऐसे ही बड़े नंबर्स को शॉर्टर फॉर्म में लिखने के लिए। ठीक है, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर मैं एक ये नंबर लिखूं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10। ठीक है, 5 0 है तो 5 पर मल्टीप्लाई भी कर सकता है 10 को। ओके, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये मैंने क्या लिख दिया? इसको पढ़ते कैसे हैं? इसको पढ़ना बहुत ही आसान है। इसको हम लोग या तो पढ़ सकते हैं 5th पावर ऑफ 10, या फिर इसको पढ़ने का एक और तरीका है जो कि बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है। हम लोग ऐसे कहते हैं 10 रेज़ टू द पावर 5। ओके, यहाँ पे ये जो 5 है ये क्या हुआ? ये कहलाता है हमारा एक्सपोनेंट। ओके, और ये जो 10 है ना, ये 10 को हम लोग बोलते हैं बेस। ये जो एक्सपोनेंट है ये हमेशा थोड़ा बेस से छोटा होता है, लिखने में थोड़ा छोटा लिखते हैं इसे, और ये राइट साइड में ही होता है, इसे लेफ़्ट साइड में नहीं लिख सकते हैं। अगर हमने लिख दिया ऐसे तो ये हो जाएगा रॉन्ग। ओके, सो अगर ये बात समझ आई तो आप मुझे एक बात बताना कि अगर मैंने एक नंबर लिखा है 5 रेज़ टू द पावर 4, यहाँ पे बेस क्या होगा और एक्सपोनेंट क्या होगा? करेक्ट, ये क्या होने वाला है? एक्सपोनेंट। इसे हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंट। और ये क्या हो जाएगा? अगेन ये हो जाएगा बेस। ठीक है, अब ये तो हम लोग समझ गए कि इसको एक्सपोनेंट कहते हैं, इसे बेस कहते हैं। बट इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली 5 रेज़ टू द पावर 4? इसका मतलब होता है कि 5 को हम लोग, यानी जो बेस है उसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं बाय इटसेल्फ, यानी कि 5 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5 से ही। और कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे ये बताएगा हमें, कौन बताने वाला है? ये बताने वाला है एक्सपोनेंट। ये 4 लिखा है ना, ये 4 टाइम्स, इसलिए हमने 5 को मल्टीप्लाई किया है। सो बेस को मल्टीप्लाई करना है कितनी बार? जितना उसका एक्सपोनेंट है। 4 है तो 4 टाइम्स। इसको अगर कहा जाए कि 5 रेज़ टू द पावर 4 इसकी वैल्यू बताए तो क्या होगा? 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज़ 25, 25 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज़ 125, और 125 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज़ 625। ठीक है ना? अभी हमने क्या देखा कि एक्सपोनेंट क्या होता है? ये है रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना? जैसे मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? रिपीटेड एडिशन, मतलब बार बार ऐड करते जा रहे हैं तो उसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर बार बार एक ही नंबर को मल्टीप्लाई करना है उसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, सो इसी तरह से जो अभी हमने बनाया था उसी टाइप से हम समझेंगे कि 27 को अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो उसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, और ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये हो गया हमारा बेस। 3 बार बार रिपीट हो रहा है, यही हो गया बेस। लेकिन कितनी बार रिपीट हुआ? 1 2 3, तो 3 ही इसका एक्सपोनेंट भी हो गया। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया किसका? 27 का। ठीक है, 81 को लेते हैं। 81 को भी हम लोग लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है, सो यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है? 3
तो बन गया ये हमारा बेस। और कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 एंड 4 टाइम्स, तो ये हमारा बन गया एक्सपोनेंट। सो 3 रेज़ टू द पावर 4 इज़ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ क्या, 81। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं वेरियस लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के क्या क्या लॉज हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब ये जो लॉज है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इसी पे बेस्ड आपके सारे एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, सो इन लॉज को समझते हैं। अगर हमें एक्सपोनेंट को से रिलेटेड कुछ कैलकुलेट करना है तो ये लॉज को जानना बहुत ज़रूरी है और बहुत ही ईजी है ये। पहला केस देखते हैं, जबकि बेस क्या होगा, सेम बेस होगा। बेस क्या होने वाला है, सेम। ठीक है, सो पहले केस में अगर सेम बेस हो, ये देखो दोनों बेस मैंने सेम ले लिया, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, और इनके एक्सपोनेंट डिफरेंट होंगे। ठीक है, एक्सपोनेंट अलग अलग है, बेस सेम है। तो इस केस में क्या करते हैं, ये जो हमारा बेस है इसको सेम लिख लिया और इन दोनों एक्सपोनेंट को ऐड करना है, यानी कि m प्लस n हो जाएगा। अब इसको एग्जाम्पल के साथ समझने का ट्राई करते हैं। ले लेते हैं एग्जाम्पल, 3 रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज़ टू द पावर 2। सो यहाँ पे एक्सपोनेंट 4 एंड 2 है और बेस क्या है, सेम है 3। तो हमने सेम बेस को जो था वो एज इट इज़ लिख दिया 3 और इन दोनों एक्सपोनेंट को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और फाइनल आंसर हमारा क्या आने वाला है, 3 रेज़ टू द पावर 6। ठीक है, अब इसी का दूसरा भी केस देख लेते हैं। ये अभी तक हमने देखा मल्टीप्लिकेशन वाला। अगर केस हो डिवीज़न का, मल्टीप्लाई ना हो करके डिवाइड वाला केस हो, यानी कि a रेज़ टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू द पावर n हो, तब क्या करे भाई, करना बड़ा ही आसान है, कोई टेंशन नहीं है इसमें। a जो कॉमन बेस था लिख दिया हमने। अब यहाँ डिवाइड है तो हमें क्या करना है, प्लस की जगह माइनस कर लेना है। ठीक है, बस इतना ही है। अब इसको अगर एग्जाम्पल लेके समझना चाहें तो एक एग्जाम्पल ले ही लेते हैं। ठीक है, 3 रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू द पावर 2। बेस क्या हो गया, कॉमन बेस 3 हो गया और इन दोनों को क्या करना है, हमें जस्ट सब्ट्रैक्ट करना है। 4 माइनस 2, सिंपल है ना, क्या होगा आंसर, करेक्ट, 3 रेज़ टू द पावर 2 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आया होगा। अब हम लोग दूसरी चीज़ देख लेते हैं, क्या है उस लॉ में। इसको बोलते हैं ना हम लोग पावर ऑफ पावर। क्या बोलते हैं, पावर ऑफ पावर। अब ये क्या है भाई, पावर ऑफ पावर, सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा है ना, बट है बहुत सिंपल। a रेज़ टू द पावर m और इसका भी अगर पावर हो n, तब इस केस में क्या करना है, कुछ नहीं करना है जी, बस सिंपल a लिया हमने बेस और इन दोनों को क्या कर लिया, मल्टीप्लाई, m मल्टीप्लाइड बाय n। एग्जाम्पल से समझते हैं, 3 रेज़ टू द पावर 4 है और उसका भी पावर क्या है, 2 है। तब क्या करेंगे, सेम चीज़ करना है, 3 लिया हमने और 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 रेज़ टू द पावर 8। ठीक है, अब जो थर्ड है लॉ, ये क्या है, ये बोलता है कि पहले तो हमने देख लिया था बेस अगर सेम हो तो, अब हम देखेंगे कि अगर एक्सपोनेंट सेम हो तो कैसा होगा। ओके, तो थर्ड वन का क्या है, इस केस में क्या होता है, सेम एक्सपोनेंट हो, बेस डिफरेंट है बट एक्सपोनेंट क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पहला केस देखते हैं, जबकि a और ये बेस डिफरेंट है b, लेकिन दोनों के एक्सपोनेंट सेम है m और यहाँ पे भी m, तब इस केस में क्या करेंगे, दिक्कत है कुछ नहीं ना, बहुत ही सिंपल है। देखते हैं, a मल्टीप्लाइड बाई b, a मल्टीप्लाइड बाई b और इसका क्या होने वाला है, एक्सपोनेंट, कुछ और तो है ही नहीं, एक्सपोनेंट m ही होने वाला है ना। सो एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। हाँ, 3 रेज़ टू द पावर 2 और यहाँ लिख लेते हैं 5 रेज़ टू द पावर 2।
अब ये क्या हो जाएगा, ये 3 और 5 डिफरेंट बेस है, इन दोनों को क्या करने वाले हैं हम, मल्टीप्लाई। ओके, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 हो गया, और इसका क्या है, सेम एक्सपोनेंट 2, तो यहाँ लिख दिया 2। फाइनल आंसर क्या हो गया, 15 रेज टू द पावर 2। ठीक है ना। अब इसी तरह से इसका दूसरा केस भी देख लेते हैं, जबकि वो मल्टीप्लाई ना हो करके डिवाइड वाला केस हो। कैसा हो सकता है ये देखते हैं। a डिवाइडेड बाय, यहाँ पे बेस डिफरेंट b, दोनों के एक्सपोनेंट क्या है, सेम एक्सपोनेंट है, तो ये क्या लिख सकते हैं, सिंपली इसको डिवाइड कर देना है जी, और ये हो गया m सेम एक्सपोनेंट। ठीक है, तो अगर ये समझ आया है तो एग्जाम्पल के साथ और भी क्लियर हो जाने वाला है। ठीक है, 3 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 4। क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं हम लोग 3/2, ये जो डिफरेंट बेस था उसको हमने सिंपली डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, एक्सपोनेंट सेम है तो ये सेम लिख लिया। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये हो गए हमारे सारे लॉज, ये इतने से ही लॉज हैं, इसी पे बेस्ड है ये पूरा चैप्टर। ठीक है, सो लॉज को अच्छे से समझ लेना है। अच्छा, 2 बातें और है। पहली बात तो ये कि अगर बेस ही नेगेटिव हो तो क्या करें, बेस नेगेटिव हो और इसका पावर जो है वो ऑड पावर हो, ऑड नंबर्स जैसे 1, 3, 5, 9, ये सारे 7 है ना, तो इस केस में क्या होगा, आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा। यहाँ इस केस में -1, और अगर -1 हो और इसका जो पावर हो वो इवन हो, इवन नंबर जैसे कि 2, 4, 6, 8, जानते हैं आप अच्छे से, ये क्या हो जाएगा, ये +1 होने वाला है, या फिर सिंपली 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल के साथ और समझ लेते हैं, जैसे -3, इसका जो पावर, ऑड पावर ले लो कोई भी 3, क्या होता है, 3 टू द पावर 3 इज़ 27, ये तो अभी हमने किया था, और ये क्योंकि ऑड नंबर है, ये जो एक्सपोनेंट है ये ऑड है, तो ये माइनस साइन यहाँ पे रह जाने वाला है। ठीक है, अब अगर हम लोग इसी तरह का एक और केस ले लेते हैं जी, क्या करते हैं, 3 रेज टू द पावर 4, लेकिन यहाँ पे एक्सपोनेंट जो है वो क्या होने वाला है, ये है इवन नंबर, ये -3 है, सॉरी, -3 रेज टू द पावर 4, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट जो है ये इवन नंबर है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 3 टू द पावर 4 इज़ 81। पहले तो कैलकुलेट करके लिख लो। अब हमें देखना है कि ये प्लस होगा या माइनस होगा, इवन नंबर है तो क्या होने वाला है, करेक्ट, ये होने वाला है प्लस। तो इतना इजी है ये। हाँ, अब हम लोग लास्ट चीज़ पढ़ने वाले हैं, इसी से रिलेटेड थोड़ा सा कर लेते हैं एक और काम। हमने अभी तक पढ़ लिया ना, इसके पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वॉटेवर, ठीक है, लेकिन अगर इसकी पावर 0 हो तो क्या करेंगे, इसका आंसर क्या होगा, क्या ये 0 होगा, बिल्कुल भी नहीं, इसका पावर 0 नहीं होने वाला है। इसका पावर क्या होता है, a टू द पावर अगर 0 है तो इसका आंसर हमेशा 1 आएगा। 100 टू द पावर 0 है, आंसर इज़ 1। 235 टू द पावर 0 है तो भी आंसर 1। कोई सा भी नंबर है उसका पावर 0 है तो क्या आंसर होगा, 1 ही होने वाला है। ठीक है, सो ये थी हमारी बात सारे पावर्स की। अगर लेकिन हमें कोई नंबर दिया जाए और कहा जाए इसका क्या लिख लो, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लो, ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लो, तो क्या करेंगे हम लोग, एक एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करती हूँ। 67 है, ठीक है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करते हैं, एक नंबर के बाद मीन्स एक डिजिट के बाद हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट लगाते हैं, डेसिमल पॉइंट। ओके, सो यहाँ पे एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगा लिया। इसको लिख सकते हैं ना 6.7 लिख सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ में 10 टू द पावर 1 भी लिखना होगा। क्यों, क्योंकि ये जो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है इसको 1 प्लेस मूव कराया है, ठीक है, तो 1 प्लेस मूव करा है तो 1 पावर। इसी तरह से समझने का ट्राई करो, ये वाला क्या होना चाहिए, 6.7, करेक्ट। आगे क्या होगा, आगे होगा 10 टू द पावर 2। क्यों होगा 10 टू द पावर 2,
क्योंकि यहाँ था डेसिमल पॉइंट, इसको मूव करा रहे हैं 1 2 टाइम्स, यहाँ ला रहे हैं ना, तो 2 पावर। एक और केस देख लेते हैं 6700। अब तो आप बता सकते हो इजीली, करेक्ट। ये क्या है 6.7। ये आगे की 00 लिखना ज़रूरी नहीं होता, पॉइंट के बाद अगर लास्ट में 00 है ना तो वो उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। सो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, पॉइंट था यहाँ 1 2 3 और पहुँच गया यहाँ, तो यहाँ लिख दिया हमने पावर 3। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर इफ़ सपोज़ कुछ नहीं समझ में आया या किसी क्वेश्चन को बनाने में कोई दिक्कत है तो आप मुझे बेहिचक कमेंट सेक्शन में लिखो और मैं इसका आंसर देने वाली हूँ। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इतनी बढ़िया से आप लोगों ने इतनी देर तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है ना हमारा, वो होगा, हम लोग सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चन किसके, चैप्टर नंबर 13 तो चल ही रहा है, इसके एक्सरसाइज 1 को सॉल्व करेंगे, मीन्स 13.1 को। ओके